अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। चीन एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की मुश्किल वक्त में मदद कर रहा है और ख़बर यह है कि इससे पहले जैसे हुकूमत ने यह इशारा दिया था कि मुल्क की जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है और कर्ज़ों का जो बोझ, ख़ास करके बैरूनी कर्ज़ों का जो बोझ बढ़ रहा है, और जो हुकूमत है वो इस ऑप्शन पर गौर कर रही है कि जो हमारे बायलैटरल जो लेंडर्स हैं या जो कर्जा लेते हैं हम अपने दोस्त ममालिक से, उनको री शेड्यूल करवाया जाए। तो कल जो बड़ी खबर आई वो चीन ने इस हवाले से पाकिस्तान को एक बड़ा रिलीफ दिया है कि $2 अरब के जो कर्जे वाजिबुल अदा थे वो 2 साल के लिए मौखर कर दिए हैं। और शहबाज, इससे यकीनी तौर पर जो ओवरऑल पाकिस्तान के इस वक्त जो रिजर्व्स की सूरत हाल है उसमें बेहतरी आएगी। लेकिन एक चीज़ में यहाँ पर चीन की अगर बात करें, इसमें कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तान की जो मुश्किल इस वक्त सूरत हाल रही, जो उन्होंने कर्जे रोल ओवर किए, उसकी वजह से पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। उसकी आई थिंक सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन आई थिंक एक ऐसी कौम है कि शायद वो एहसान फरामोश नहीं है। आपको पता है कि चीन किसी ज़माने में आइसोलेशन का शिकार था इंटरनेशनल, और पाकिस्तान ने उस इंटरनेशनल आइसोलेशन को ख़त्म करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जब चीन और अमेरिका के दरमियान मफाहमत करवाई। ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि चीन एहसान फरामोश नहीं, क्योंकि इन दिनों जिस शख्सियत ने वो मरकज़ी किरदार अदा किया था, हेनरी किसिंजर, जो 100 साल उनकी उम्र हो गई है, सेक्रेटरी खारजा थे उस वक्त, तो स्टेट विजिट पे आजकल उनको जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, प्रेसिडेंट शी से भी उनकी मुलाकात हुई है और वो यही कह रहे हैं कि हमेशा चीन जो है अपने सच्चे और अच्छे दोस्तों को भूलता नहीं है। तो मुझे लगता है कि चीन ऊपर तले जो हम पर वो एहसानात कर रहा है, उसकी वजह यही है कि वो जो हमने 70s में उनके साथ एक फेवर किया था, आज भी उसको उन्होंने याद रखा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में। आपके स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हो तो उसकी अपनी एक नेचर होती है। पाकिस्तान और जो चीन के ताल्लुकात हैं उसमें जो बात आप कर रहे हैं वो कुछ अर्सा पहले तक ठीक थी। अभी भी चीन के अंदर उस चीज़ की रियलाइजेशन है जो पाकिस्तान ने चीन के लिए किया था। पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका के दरमियान जो एक ब्रिज का किरदार अदा किया था। लेकिन अब जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही हैं, चाहे वो चीन के अंदर हो, सऊदी अरेबिया में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, अब वो आगे से ये भी आपसे पूछते हैं कि हम इतना कुछ आपके लिए कर रहे हैं, आप खुद अपने लिए क्या कर रहे हैं? हमारे लिए तो छोड़े, आप खुद अपने लिए क्या कर रहे हैं? तो चूंकि पाकिस्तान के अंदर चीन के स्टेक्स अब बहुत हाई हो गए हैं, उनके पॉलिटिकल स्टेक्स, उनके डिफेंस स्टेक्स, उनके इकोनॉमिक एंड कमर्शियल स्टेक्स, इस वजह से चीन अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर जाए। चलते हैं पहले जो बड़ी खबर है उसकी तरफ। नाज़रीन, आज हमने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये रिपोर्ट किया था कि चीन ने पाकिस्तान के $2 अरब से जायद के जो कर्जे हैं और उसकी जो अदायगी है वो 2 साल के लिए मौखर कर दी है। ये जो कर्जे हैं, ये एक्सियम बैंक जो उनकी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक है, जो मुख्तलिफ मकासद के लिए कर्जे देती है, उसने ये कर्जे पाकिस्तान को दिए हुए थे। इसमें 2 तरह के कर्जे शामिल थे। एक पब्लिकली गारंटेड डेट था, जैसा कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने कुछ कर्जा लिया था, कुछ $6.5 अरब का एक्सियम बैंक से 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने थे उसके लिए। इसके अलावा पब्लिक डेट भी था। जो कुल कर्जा जो एक्सियम बैंक ने पाकिस्तान को दिया वो तकरीबन $13 अरब का है। उस $13 अरब में से तकरीबन 2 से 2.1 अरब का जो कर्जा था, उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो मैच्योर हो रही थी जुलाई 2023 से लेकर जून 2025 तक। तो खबर यह है कि चीन ने इन कर्जों की जो अदायगी है उसको 2 साल के लिए मौखर कर दिया है। पाकिस्तान इन कर्जों के ऊपर ताहम जो सूद की अदायगी है वो करता रहेगा। तो ये बहुत बड़ा एक रिलीफ मिला है पाकिस्तान को, जिसकी वजह से जो रिजर्व्स के ऊपर एक प्रेशर आ रहा था, अभी फौरी तौर पर कोई $323 मिलियन की एक पेमेंट होनी थी वो नहीं होगी। फिर जनवरी में एक बड़ी पेमेंट आ रही थी वो नहीं होगी। तकरीबन 31 अदायगियां पाकिस्तान ने करनी थी 2 साल के अरसा में चीन को, जो अब पाकिस्तान अदायगियां नहीं करेगा, लेकिन उनके ऊपर जो सूद है उसकी जो अदायगी वो है वो जारी रहेगी। कामरान, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जो बायलैटरल कर्जा होता है, जो पब्लिक डेट होता है, उसकी जो रीशेड्यूलिंग है, रिस्ट्रक्चरिंग है, वो तकरीबन आसान होती है। ये जो पब्लिकली गारंटेड डेट होता है, एक कमर्शियल बैंक ने एक इदारे को कर्जा दिया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन को या किसी और इदारे को, वापडा को दिया फॉर दैट मैटर, तो वो जो कर्जा होता है वो कमर्शियल टर्म्स के ऊपर ज्यादा, तो उसकी जो रिस्केड्यूलिंग होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है और उसका तरीकेकार भी डिफरेंट होता है। चीन ने वो वाला कर्जा भी रीशेड्यूल करके, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के साथ उनका ये एक जो जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि उनका एक काइंड ऑफ अभी भी वो पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं
बावजूद इसके कि पाकिस्तान जो चीन के साथ कर रहा है वो कुछ अच्छा नहीं कर रहा। सीपे को जिस तरीके से हमने खराब किया पिछले 5 साल में, अभी भी पिछले 1 साल में जो हुकूमत की कोशिश है कि वो सीपे को रिवाइव कर सके, उसमें उनको कोई खास कामयाबी नहीं हुई। 11वीं जो जेसीसी की मीटिंग थी उसके मिनट्स बहुत अरसा साइन नहीं हुए, अभी भी आई एम नॉट श्योर कि हुए या नहीं हुए। आज से 4-5 दिन पहले तक तो साइन नहीं हुए थे। 12वीं जिसको इन्होंने जेसीसी कहा वो प्रॉपर जेसीसी नहीं थी, वो सीपैक का जो 10 साल का जो इनका पीरियड हुआ था उसकी सेलिब्रेशन के अंदर उन्होंने किया था। एक अब हुकूमत करने ये जा रही है कि 25 जुलाई को सीपैक की सेलिब्रेशन से रिलेटेड एक कोई सेमिनार करवाने जा रहे हैं। उसमें कुछ उम्मीद है कि इनको वाइस प्राइम मिनिस्टर लेवल के कोई ऑफिशियल वहां से इनको चाइना से ज्वाइन करेंगे। हैविंग सेड दैट, ये जो चीन की तरफ से पाकिस्तान को सपोर्ट मिली है वो, और उसके साथ जो इन्होंने पहले जून में खासतौर पर $1.3 अरब का कर्जा वक्त से पहले उन्होंने रीफाइनेंस कर दिया, तो वो जो उसकी वजह जो सेविंग क्लॉज पाकिस्तान को मिली है, मेरा ख्याल पाकिस्तान को ये याद रखना चाहिए और जो रुकावटें पाकिस्तान ने खुद पैदा की हुई हैं सीपे के रास्ते में हटानी चाहिए। आई थिंक इसमें चीन के लिए ये बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं कि उनके लिए पाकिस्तान का किसी भी तरह से नाकाम होना वो उनके इंटरेस्ट में नहीं है। और आपको पता है कि जब से सीपैक शुरू हुआ था तो चीन के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी कि ये जिन जिन ममालिक में ये मंसूबे जा रहे हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, ये एक डेड ट्रैप है। तो एक लिहाज से अगर आप पाकिस्तान के अंदर भी वेस्टर्न डिप्लोमेट से बात करें, वो कहते हैं कि अगर चीन पाकिस्तान का इतना ही अच्छा दोस्त है तो वो पाकिस्तान की मदद क्यों नहीं करता। तो शायद चीन ने जो इंटरनेशनल जो क्रिटिक्स हैं उनको भी जवाब दिया है कि हम अपने दोस्तों की मुश्किल वक्त में मदद करना जानते हैं, लेकिन ये अब हमारे ऊपर है कि हम ये जो विंडो हमें मिली है इसका किस तरह से फायदा उठाते हैं। एक और चीज, ये तो चीन से एक हो गया, क्या पॉसिबिलिटी है कि और भी जो हमारे बायलैटरल जो लेंडर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनके साथ भी इस तरह का कोई अरेंजमेंट हो? क्योंकि जब इसहाक डार साहब ने कहा था कि जो बायलैटरल जिन ममालिक से हमने कर्जे लिए हुए हैं उनसे रीशेड्यूलिंग की बात हो रही है, तो कोई और भी ममालिक पाइपलाइन में है या दैट्स ऑल ये चीन वाला जो मामला अभी है? तक तो इन्हीं के साथ बात चल रही है पाकिस्तान की चीन के साथ, क्योंकि जो पाकिस्तान के ऊपर बड़ा प्रेशर भी है वो चीन के हवाले से ही है। दूसरे जो इस तरह के कर्जे हैं जो रोल ओवर हो सकते हैं वो सऊदी अरब के हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात के हैं, वो पहले ही 1-1 साल के लिए रोल ओवर हो रहे हैं। जो मल्टीलैटरल डेट है जो हमने वर्ल्ड बैंक से, IMF से, एशियाई तरक्याती बैंक से लिया हुआ है, वो उसके रोल ओवर्स के चांसेस काफी कम होते हैं। और उसके लिए तो हम जा भी नहीं रहे, उनके लिए पॉलिसी भी नहीं है अभी। पेरिस क्लब का हम पहले रिस्केड्यूलिंग कर चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो कर्जा चीन ने अभी रोल ओवर किया है, अच्छा इसमें कामरान एक बड़ी स्टोरी है, वो भी आपको बताता हूं, मुझे अब याद है ये हुआ कल कैसे, वो असल बात तो हम भूल ही गए थे। पर ये पाकिस्तान ने कोई तकरीबन 32 अदायगियां करनी थी अब से लेकर जून 2025 तक। ये जो एक्सिम बैंक को, जो उनकी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक है चाइना की, उसमें से एक ऐसा उसमें ट्रांजैक्शन थी जो कि उसमें क्रेडिट शेयरिंग थी उनकी, और उनका एक वो सिंडिकेट बना हुआ था, उसमें कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस भी थी जिन्होंने पाकिस्तान को कर्जा दिया था, तो वो वाला इसमें शामिल नहीं था। मतलब ये कि जो पेरिस क्लब के अंदर कवर हो गया वो यहाँ कवर नहीं हुआ। तो अच्छा, अब इसमें ये कैसे कल इसका अप्रूवल हुआ? पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमने आपको डेट रीस्केड्यूल करना है, ठीक। अब इक्तिसादी राब्ता कमेटी की इसकी अप्रूवल चाहिए होती है, क्योंकि एग्रीमेंट जो है अमेंड होना होता है। तो ECC के अप्रूवल के लिए कल जो ECC की मीटिंग हुई, उसके जो प्रॉपर उसका जो मीटिंग एजेंडा था उसके ऊपर ये समरी नहीं थी। एज एन एडिशनल आइटम वहां पे ये समरी लेके जाएगी, और मेरी इतला ये है कि उस बहुत ज्यादा कोई वहां पे डिस्कशन इसके ऊपर नहीं हुई। चले, हुकूमत ने, लगता है ऐसा था हुकूमत को अपने ही जो ECC के मेंबरान थे उनके ऊपर एतबार नहीं था, उनको शायद ये था कि खबर लीक हो जाएगी या वट एवर। इन्होंने जिस तरीके से एक बड़ा ही एक फास्ट पेस के ऊपर उसको वहां से उसका अप्रूवल करवाया। अच्छा, खबर छुपाने का मकसद क्या इसका हो सकता है? देखिए, जो मेरी इससे मार्केट में तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट ही जाए, इट्स नॉट अ मोमेंट ऑफ प्राइड कि आप कर्जे अपने मौखर करवा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट इससे ये होगा कि आपकी जो एक्सटर्नल जो सेक्टर है आपका वो थोड़ा सा फर्दर स्टेबलाइज हो। $300 मिलियन का तो ट्वीट आ जाता है कि हमने रिस्केड्यूल करवा लिया, शुक्रिया भी अदा कर दिया जाता है। ये अब $2 बिलियन प्लस की बात हो रही है। इनका ये ख्याल था कि गालिबन चाइनीज का ये था कि आप इसको बहुत ज्यादा इसको प्रोजेक्ट ना करें, क्योंकि ये एक इसमें पब्लिकली गारंटेड डेट भी है। जैसे मैंने बोला वो इतना कोई आसान नहीं होता उसका करवाना। आई थिंक ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये जो चीन की भी एक पॉलिसी है, मुझे लगता है कि ये चीन की तरफ से ज्यादा दबाव होगा या उनकी तरफ से कहा गया होगा कि देखिए दबाव तो नहीं, बहुत से जो आपको पता है ना कि चीन बहुत से और मुल्कों को भी कर्जे देता है, तो वो एक प्रेसिडेंट सेट होता है ना कि अगर वो पाकिस्तान के कर्जों को मौखर कर रहे हैं तो फिर चीन के ऊपर जो बाकी ममालिक है उनकी तरफ से भी दबाव आता है कि हमारे कर्जे भी आप मौखर करें। तो मुझे लगता है कि ये चीन की जो सफारतकारी है, डिप्लोमेसी है,
वो करते इसी तरह से हैं कि ठीक है हमने आपको रिलीफ दे दिया है, यू डोंट नीड टू टेल पीपल कि जी इतना बड़ा इन्होंने आपको फेवर अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने इक्तिसादी राब्ता कमेटी की एक प्रेस स्टेटमेंट जारी होती है, कल भी हुई, उसके अंदर भी इसका जिक्र नहीं था और 2-3 लोगों के पास ये समरी थी। फिर मैंने कुछ टॉप लेवल पे लोगों से बात की, देवर क्वाइट, देवर मम, वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। मैंने भी फिर रिस्क लेके स्टोरी तो फाइल कर दी, कुछ और डिटेल फिर आज मिली जिसको अभी हमने बताया नाजरीन को। तो ये होता है, चीन का है, लेकिन हम तो हर चीज का क्रेडिट लेते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल में यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि जो अगला इशू है ताकि विदाउट एनी इंटरप्शन वो चले। और जो मामला है आपको पता है कि IMF के साथ हमारा एक नया स्टैंड बाय अग्रीमेंट तो हुआ है, लेकिन उसके लिए कई जो शराइत हमने मानी हैं और कई जो शराइत हमने मजीद आगे मानना पड़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो स्टाफ लेवल रिपोर्ट जो IMF ने जारी की है वो बाकायदा तौर पर जो ना सिर्फ मौजूदा गवर्नमेंट है बल्कि इससे पहले जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उनके खिलाफ एक बाकायदा चार्जशीट है। ये हम क्यों कह रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। IMF के साथ हमारा प्रोग्राम तो बहाल हो गया, हमें $1.2 अरब की किस्त भी मिल गई, लेकिन इसी हफ्ते देखा कि IMF का जो स्टाफ लेवल रिपोर्ट है, जो जब भी प्रोग्राम होता है किसी मुल्क के साथ वो फिर जारी करते हैं, वो सामने आई है और यकीनी तौर पर वो मेरे ख्याल में एक चार्जशीट से कम नहीं है इस गवर्नमेंट के खिलाफ भी और जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इससे पहले रही। तो शहबाज, आपके लिए इसमें कुछ हैरान कुन चीजें थी या आपको लगता है कि दैट इज परफेक्टली इन लाइन विद, क्योंकि आप क्लोजली फॉलो कर रहे थे IMF और पाकिस्तान के नेगोशिएशंस और आपको इंटरेक्शन भी थी IMF ऑफिशियल्स के साथ, तो डू यू थिंक दैट इज परफेक्टली इन लाइन विद कि जो IMF जिस तरीके से इस गवर्नमेंट की और इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उनकी पॉलिसीज को देख रहा था? देखिए, IMF ने बड़े खूबसूरत तरीके से जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक टीम है उसकी कारकर्दगी का पोल खोला है। वजारत खजाना की जो कारकर्दगी रही है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, पावर डिवीजन की, उसका सारा कच्चा छठा उन्होंने खोल के रख दिया। और इस किस्म की उन्होंने कमेंट्री की है इसके अंदर। मेरा ख्याल वो लोग जो कहते थे कि हमने बड़ी कामयाबी से पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया, हमने मैशत को डूबने नहीं दिया, अब हम तरक्की की राहों पर चल पड़े हैं, तो अगर ये IMF की स्टाफ लेवल का जो अप्रेजल है खास तौर पर उसके अंदर और जो उन्होंने ओवरऑल जो प्रोग्रेस बताई है उसको अगर वो पढ़ लें तो शायद उनको इस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आइंदा नहीं देनी चाहिए। और दूसरा, ऑन अ लाइटर नोट, बंद कमरों में जो IMF की टीम की इंसल्ट ये लोग करते थे और जानबूझ के करते थे कि चीजें ना आगे चले उनको खराब करने के लिए, उसका उन्होंने इनसे सही बदला लिया है। मेरा ख्याल है कि इसको अगर हम थोड़ा सा ना इसको बड़ा स्लोली इसको रिपोर्ट के जो चीदा जो कमेंट्स हैं, और ये PTI से ज्यादा ये PMLN के ऊपर क्रिटिसिज्म है, वो बात पिछले 1 साल की कर रहे हैं। क्योंकि PTI का तो उन्होंने रिपोर्ट जो उन्होंने कारकर्दगी थी और उनकी जो परफॉर्मेंस थी, वो जब 8वां रिव्यू मुकम्मल हो उसकी जो रिपोर्ट जारी थी अगस्त में, उसमें उन्होंने बता दिया था। ये ज्यादातर उन्होंने फोकस पास्ट 1 ईयर का, लेकिन इसमें उन्होंने जिक्र ओवरऑल जो जिस तरह सबसे बड़ा जो हमारा इशू है रेवेन्यू का, उन्होंने जिक्र किया कि 4 साल हमारा जो टैक्स टू GDP रेशियो है वो कम हुआ है। क्योंकि इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो अभी भी दावा करते हैं कि जब उनको हटाया गया तो उस वक्त पाकिस्तान की जो मैशत सबसे जबरदस्त परफॉर्म कर रही थी। अगर परफॉर्म कर रही होती, तमाम इंडिकेटर्स बड़े जबरदस्त थे, तो फिर आपका जो टैक्स टू GDP रेशियो है वो भी ऊपर जाना चाहिए। इस साल भी कम हुआ और इससे पहले भी कम हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो उनका एक, जिस तरह आपने बोला कि चार्जशीट है, वो लिखते हैं कि ये जो इन्होंने IMF साइड जो रिलायंस थी पाकिस्तान की, 2 चीजों के ऊपर ज्यादा उनकी कमेंट्री है। जो एक्सचेंज रेट की मैनिपुलेशन की इन्होंने और मैनेजमेंट करने की कोशिश की फॉर्मल तरीकों से और इनफॉर्मल तरीकों से। दूसरा, जो दरामदात पे इन्होंने कदगन नहीं लगाई, क्योंकि इनके पास प्रोग्राम ये रिवाइव करना नहीं चाहते थे पाकिस्तान वाले, और जब प्रोग्राम रिवाइव नहीं करना चाह रहे थे, इनके ख्याल तक दोस्त ममालिक मदद कर देंगे, उन्होंने की नहीं, तो ऑप्शन और कोई बचा नहीं, तो इन्होंने कहा जी इकोनॉमी का गला घोट दो और इंपोर्ट्स का। मतलब इसमें एक चीज जो हम चालाकी कर रहे थे कि बजाहिर हम कह रहे थे कि जी ये मार्केट ड्रिवन एक्सचेंज रेट है, स्टेट बैंक जो है वो पाकिस्तान का आजाद है, लेकिन इसहाक डार साहब या जो हुकूमत है जो चालाकियां कर रही थी, इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा के या जो मनी चेंजर्स हैं उन पर दबाव डाल के, बैंक्स के ऊपर दबाव डाल के कर रही थी, तो इस रिपोर्ट के अंदर ये समझ आएगा उनको सब पता है, उनको सब पता है, वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। और एक जो चीज अभी मैंने लेटली नोट किया, आपसे भी तो मिल रहे होते हैं, आप भी तो सारी बातें बता देते हैं, मेरे से नहीं बाकी लोगों से भी, बट जो चीज आजकल उनका ज्यादा फोकस है ना, मीडिया में जो चीज छपती है उसको वो फौरी उसका वो नोटिस लेते हैं। और ये एक पॉइंट ऑफ इरिटेशन भी है बिटवीन फाइनेंस मिनिस्ट्री और IMF कि आप मीडिया की बात को ज्यादा वेट देते हैं, हमारी बात को क्यों ज्यादा वेट नहीं देते। और ये एक सवाल
वजारत खजाना के लिए खुद है कि आप जितनी आप गलत बयानी करोगे उतना ही आपका एतमाद कम होगा। हम जब स्टोरी फाइल करते हैं हम कोशिश करते हैं एक लफ्ज भी हमसे गलत ना लिखा जाए, गलती हो जाती है बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है। वजारत खजाना डेलिबरेटली चीजों को गलत बता रही होती है। बहरहाल उनका कामरान एक जुमला है कि जो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर रहे थे कि रिलायंस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स टू मैनेज इंपोर्ट सिंस मई 2022। जब मई 2022 की बात करें तो यहाँ पे मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना आ गए, ठीक है। एंड द टाइटली कंट्रोल्ड एक्सचेंज रेट सिंस सितंबर 2022, यहाँ पे आगे हमारे प्यारे दोस्त इसहाक डार साहब, दोनों को उन्होंने कवर कर लिया। हैड कॉज अ सिग्निफिकेंट डैमेज कि इसकी वजह से इतना इंतहाई नुकसान हुआ टू ग्रोथ एंड एग्जासरबेटेड एक्सटर्नल प्रेशर बाय डिससुएडिंग इनफ्लोज स्पेशली रेमिटेंसेस, कि इन्होंने जो टाइटली कंट्रोल एक्सचेंज रेट और इंपोर्ट्स को जो इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई, आपकी ग्रोथ का इन्होंने बेड़ा गर्क किया। इस पैरा का मतलब ये है, जिसकी वजह से दूसरा ये हुआ कि आपके जो एक्सटर्नल प्रेशर्स थे जो गैर मुल्की अदायगियों वाले वो और ज्यादा बढ़ गए। कैसे बढ़ गए कि जब ये सारी हरकतें कर रहे थे बाहर से पैसा आना बंद हो गया, खासतौर पर रेमिटेंसेस का। अब रेमिटेंसेस का सिर्फ पिछले साल के मुकाबले में $4.5 अरब इस साल रेमिटेंसेस कम आई है। ऐसा नहीं कि पैसा पाकिस्तान नहीं आया, पैसा अभी भी आया है गैर कानूनी तरीके से, हवाला हुंडी और थ्रू अफगानिस्तान। जो मजे की बात है, पाकिस्तान की जो हवाला हुंडी की ट्रांजैक्शंस हैं हमारे जराये के मुताबिक वो ज्यादातर सेटल हो रही है अफगानिस्तान से। अगर दुबई में कोई पाकिस्तानी मजदूर है, उसने पाकिस्तान में पैसा भेजना है तो जो वो यहाँ पे तो रुपया आ रहा है, उसका डॉलर किधर चला जाता है, वो अफगानिस्तान चला जाता है। इस तरह भी वहां से चीजें वो पूरी काम हो। जब ये सारी हरकतें हुकूमत ने की, उसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान उसका ये हुआ, उन्होंने कहा जी कि जो पब्लिक ट्रस्ट था, जो लोगों का एतमाद था एक्सचेंज रेट सिस्टम के ऊपर, वो कम हो गया। और ये बड़ा एक सिग्निफिकेंट इसका एक कमेंट है। दूसरे ने बात ये की कि आगे भी इनको अब करना ये चाहिए कि जो एक्सचेंज रेट की मार्केट है उसको ये खुला छोड़ दें, उसमें इंटरवेंशन ना करें। और उसके अंदर एक शर्त भी, अभी उस पर आगे जाके बात भी करेंगे, कि जो इंटरबैंक का रेट है और जो ओपन मार्केट का रेट है, जिसमें एक वक्त में 30 रुपए फी डॉलर उसमें फर्क आ गया था, उनका जब ये 1.25% से ज्यादा नहीं हो सकता है एवरेज 5 दिनों की अगर आप लें। मतलब है कि अगर आज 287 रुपए का एक डॉलर है तो जो इंटरबैंक के अंदर, तो ओपन मार्केट का रेट 291 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आज 291 से ज्यादा है, ठीक है। तो हम अभी भी इसकी वायलेशन में, इसको उन्होंने कहा आप कैसे वो चेक करेंगे? आपको याद है जब इन्होंने 1999 में प्राइवेट रिजर्व्स इन्होंने जो बैंकों के थे लोगों के, वो इन्होंने फ्रीज कर दिए थे। तो उसके बाद एक नई रिपोर्टिंग स्टार्ट हुई थी कि प्राइवेट और ऑफिशियल रिजर्व सेपरेट बताते हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि अब आप ओपन मार्केट का रेट भी बताओगे और इंटरबैंक का भी बताओगे डेली बेस पे, ताकि आप पहले जो हम चालाकियां करते रहे उसको, वो जो लूप होल है उसको प्लग करने की कोशिश की। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इनका जो है वो एक इसके अंदर पैराग्राफ है रिपोर्ट के अंदर, जब इनका ये सब इन्होंने काम कर लिया और ये तमाम जो इनकी कारीगरियां थी वो कामयाब ना हो सकी, तो उसके बाद इन्होंने फिर ये किया कि जो इंपोर्ट पेमेंट्स थी इन्होंने अक्टूबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक उसके ऊपर इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दी। जब इन्होंने इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू की हुकूमत ने, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंटरबैंक मार्केट थी उसके जो प्रॉब्लम्स थे, डॉलर की जो स्केयरसिटी थी और बढ़ गई, डॉलर और नापेद हो गया मार्केट के अंदर से। फिर दूसरा कि इसकी वजह से जो ब्लैक मार्केट थी डॉलर की, वो प्रमोट हुई पाकिस्तान के अंदर। ये बहुत बड़ी चार्जशीट है वजारत खजाना के ऊपर और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि इनकी वजह से ब्लैक मार्केट पाकिस्तान में जो है डॉलर की वो प्रमोट हुई। देन दे सेड कि जो इनकी इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी उसकी वजह से डोमेस्टिक जो प्रोडक्शंस थी वो भी खराब हुई, और जो बरामदात हमारी होनी थी जिसमें 14% पिछले साल कमी हुई है, बरामदात भी कम हुई। तो ये इतना मेरा ख्याल स्ट्रॉन्ग वर्डेड ये पैराग्राफ्स हैं, तो ये जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं उनके लिए ये आई ओपनर होना चाहिए। लेकिन इसमें एक जो चीज है, आई थिंक द IMF ने इन अ वे जो पब्लिक रिएक्शन है उसका भी जिक्र किया है। मसलन उसमें वो कहते हैं, द IMF अंडरलाइन दैट सोशल डिसकंटेंट इन पाकिस्तान has risen over the deteriorating economic conditions and eroded living standards, and political tensions escalated significantly in May, which political and institutional fissures coming to the fore. अब ये जो एरिया है, अब इसमें आई थिंक ये वही वाली बात है कि ये गवर्नमेंट जो है जब रिलक्टेंट थी कि IMF की कंडीशंस जो टफ ना माने, क्योंकि ऑलरेडी पब्लिक बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रहा था, तो क्या इसमें लोग तो ये भी सवाल करते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर जो मईशत या जो महंगाई और ये चीज़ें बढ़ी हैं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह वो IMF की टफ कंडीशंस हैं। तो इसमें IMF के ऊपर भी इल्ज़ाम नहीं आता कि अगर हुकूमत के ऊपर अगर कोई एतमाद था भी
लोगों का वो ख़त्म हुआ है, अगर लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड फर्दर गिरा है, महंगाई में इजाफा हुआ है, तो इसमें तो IMF भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार नहीं है कि अगर आप उनकी टफ शराइत पे अमल करेंगे, बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें, आप जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाएंगे, तो यकीनी तौर पर उससे अवाम तो खुश नहीं है। आपने तमाम शराइत पे पहले तय किया, आपने कहा कि हम सर्कुलर डेट को जीरो करेंगे, या उसमें तकरीबन 70 या बिलियन या कितने का इन्होंने इजाफा करना था मैक्स। तो जब उससे चीज एक्सीड करेगी तो फिर वो IMF आपको कहेगा कि आप डेट सर्विसिंग सरचार्ज लगाओ। ये हमारी गलती थी। खुद जब आप ब्लैक मार्केट डॉलर की आप इनकरेज कर रहे थे अपनी हरकतों की वजह से, खुद आपकी वजह से जब इंपोर्ट्स की आपने बंद की और लोकल मार्केट में प्रोडक्शन कम हुई, शॉर्टेज हुई चीजों की, बरामदात कम हुई, डॉलर और कम हुए, तो फिर महंगाई भी बढ़नी थी, रुपए के ऊपर कमी भी आनी थी। ये बात ठीक है, IMF भी टू एन एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबल है, बट जब आप मुआहिदा साइन करते हो तो फिर सोच समझ के किया करें। हमने थोड़ा सा क्विकली एक रन कर लिया एक दो चीजों को, उसके बाद ब्रेक के ऊपर चलते हैं। नाज़िर, उन्होंने एक जो चीज और अहम कही IMF ने कि ये जो नया प्रोग्राम साइन तो हो गया है, बट इसकी जो इंप्लीमेंटेशन है इसको एक्सेप्शनली हाई रिस्क हैं। और रिस्क कहां से वो देख रहे हैं, पॉलिटिकल जो सिचुएशन है पाकिस्तान में उसकी वजह से रिस्क हैं, फिर ओवरऑल जो पॉलिसी स्लिपेजेस हो सकते हैं, जो सारी सूरत हाल है उसकी वजह से रिस्क हैं। और अगर उनका ये प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है वो मुतासिर होती है, तो फिर जो पाकिस्तान का जो डेट सस्टेनेबिलिटी, अभी तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का डेट सस्टेनेबल है, वो कहते हैं फिर ये अनसस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ जाएगा। और जब ये अनसस्टेनेबिलिटी के ऊपर बढ़ेगा तो उसके ऊपर कल तफसील में बात करेंगे, बट फिर आपको डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ भी जाना पड़ सकता है। स्टेट बैंक के ऊपर उनका जुमले एक दो थे वो इंपॉर्टेंट, कि जब ये सब कुछ हो रहा था पाकिस्तान में, महंगाई बढ़ रही थी, तो स्टेट बैंक जो है वो बिल्कुल उसको कोई क्लियर उसकी डायरेक्शन उसको नजर ही नहीं आ रही थी, कोई उसके जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो डिसीजंस थे वो टाइम पे नहीं कर पा रही थी और उम्मीद कर रही थी कि महंगाई कम हो जाएगी। उनका ये स्टेट बैंक है। FBR के हवाले से उन्होंने कहा कि जी कि FBR 4 साल में अपनी जो रेवेन्यू थे वो बढ़ा नहीं सका, जो प्रोग्राम का टोटल पीरियड था। और एक और जो चीज वो ये कि हमें बताया गया था कि 215 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाए गए IMF से मुआहिदे के लिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक वो 215 अरब नहीं है, 254 अरब है। नाज़रीन, यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि एक्सचेंज रेट जो है वो IMF की नजर में अगले माली साल के अख्ताम तक रुपए की जो कदर है डॉलर के मुकाबले में वो क्या होगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। IMF की रिपोर्ट के हवाले से ही बात कर रहे हैं। एक इशू जैसे ब्रेक से पहले भी हमने जिक्र किया कि IMF को हमेशा एतराज़ रहा कि जो हम मुख्तलिफ तरीकों से जो रुपए और जो डॉलर की कदर है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो शहबाज, इस रिपोर्ट में जो IMF ने अस्यूम किया है कि अगले माली साल के आखिर तक जो डॉलर की कदर है रुपए के मुकाबले में वो 305 रुपए होने चाहिए, तो क्या ये दैट इज इन लाइन विद द असेसमेंट ऑफ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री, या ये इन्होंने एक अलग से अपना एक असेसमेंट दी है? और इसे क्या रिफ्लेक्ट करता है? क्या ये रिफ्लेक्ट करता है कि पाकिस्तान की मईशत ठीक होगी या स्टिल वी रिमेन इन एक अनसर्टेनिटी? देखिए, जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो तो कमजोर हैं। IMF का प्रोग्राम आपको एक दर्द के मौके पे एक रिलीफ का इंजेक्शन है, इससे ज्यादा नहीं है। आप अभी दिवालिया नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप प्रोग्राम में और आपको डॉलर्स बाहर से मिलते रहेंगे। एक तो बात हम यहाँ पे क्लैरिफाई कर दें कि ये जो 305 का एवरेज रेट है ये उनकी अजम्पशन है, ये कोई टारगेट पाकिस्तान और IMF के दरमियान तय नहीं पाया। कोई इसको ये ना समझे कि इतना ही रेट होगा, ये इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये तो उनके अपने प्रिंसिपल के खिलाफ भी है ना, क्योंकि वो कहते हैं कि मार्केट ड्रिवन हो। हाँ, मार्केट ड्रिवन तो फिर ये डिटरमाइन कैसे यूज होते हैं? फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट का खसारा उन्होंने कहा जी कि $6.5 अरब डॉलर का होगा, उनका एस्टीमेट है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। वो 1.8% ऑफ GDP है। फिर हम बैकवर्ड वर्किंग करते हैं, रिपोर्ट के जो नंबर्स होते हैं तो उसमें एक नंबर निकलता है, ये है 305 रुपए का $1 एवरेज रेट जून 2024 तक। अगर एवरेज 305 है, इसका मतलब ये है कि जो फिर जून तक रेट होगा वो कोई 330 से 335 या इससे भी ज्यादा हो सकता है, बट ये कम भी हो सकता है अगर हमें बेतहाशा डॉलर्स मिल जाए। दूसरी चीज, जो हुकूमत ने बजट बनाया है वो 290 रुपए के $1 के ऊपर बनाया है। अब अगर रेट से ऊपर जाता है 300 से, इसका नुकसान ये हो कि डिफेंस के जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो शूट करेंगे, डेट सर्विसिंग है जो आपकी एक्सटर्नल वो आपके बजट से ज्यादा होगी, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो एस्टिमेट्स है वो चेंज हो जाएंगे, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिशंस हैं बाहर काम कर रहे हैं बेसिस, उसमें जो लोग उनके लिए जो बजट्स रखे गए हैं वो कम पड़ जाएंगे। इसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये तो इसके अंदर एक चीज थी। नाज़रीन, कुछ हम आपको बता दें कि ये जो प्रोग्राम साइन हुआ है इसकी शराइत अहम कौन सी हैं। ये इसलिए जरूरी है कि ताकि क्लियर हो, कल अगर कोई काम हो तो वो हम बता से आपको ये पता हो कि हुकूमत ने ये चीजें तय की हुई हैं। तकरीबन 23 से 24 बड़ी शराइत
जो हैं वो इस प्रोग्राम के तहत हमने एग्री किया आईएमएफ के साथ। उसमें एक शर्त यह है कि आपके जो हुकूमत के नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स हैं वो कितने होने चाहिए। अभी हमारे रिजर्व नेगेटिव में है, तो आईएमएफ की शर्त यह है कि सितंबर तक ये नेगेटिव $14.5 अरब से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसका मतलब अगर इससे ज्यादा होंगे तो आपको आईएमएफ से वेवर लेना पड़ेगा। अगर आप इसको इस लिमिट में रखते हैं तो आपको अपने रिजर्व्स इंश्योर करने पड़ेंगे कि रिजर्व्स बिल्ड हो, रिजर्व्स कम ना हो। डोमेस्टिक एसेट्स कितने होने चाहिए पाकिस्तान के, उसके ऊपर एक शर्त है। फिर हुकूमत जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है ये कोई शॉर्ट टर्म के कर्जे लेती है, उन्होंने स्वाप की लिमिट भी लगा दी है कि शॉर्ट टर्म के आपके जो कर्जे हैं स्वाप जो करते हैं आप, ये $4.2 अरब से ज्यादा का स्वाप आप नहीं कर सकते। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जीरो बोरोइंग होगी। इसके साथ ही जो हुकूमत गारंटीज इशू करती है जो आपके नुकसान में हुकूमत के इदारे जा रहे हैं, उसकी जो टोटल लिमिट है वो 4,000 अरब रुपए से ज्यादा नहीं होगी सितंबर तक। अभी भी ये अमाउंट कोई 3600-3700 अरब रुपए से ज्यादा ही है, तो उसमें उन्होंने कैप कर दिया कि ज्यादा आप गारंटीज नहीं दे सकते। फिर जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके जो बेनिफिशरीज हैं उनको जो स्टाइपेंड जाता है, वजीफा जाता है, उसके अंदर इजाफा हुकूमत को करना होगा। और कितना खर्च करना होगा कि कम से कम 87.5 अरब रुपया उनको आपने सितंबर तक देना है और तकरीबन 186 अरब रुपया आपने दिसंबर 2023 तक देना। ये भी उसकी शर्त है। ये शराइत इसलिए लगाई जाती है, ये जो हुकूमत दावे करती है कि जी बीएसपी के लिए हम ख्याल करते हैं, इसके पीछे आईएमएफ की शर्त होती है। फिर हुकूमत को नई जो है बोरोइंग नहीं कर सकती स्टेट बैंक से, हुकूमत को नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दे सकती, हुकूमत को नई टैक्सों में छूट नहीं दे सकती। और इसके साथ जो और कुछ अहम शराइत हैं उसके अंदर जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उसकी जो सालाना एक रिपोर्ट, उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स बनेंगी, वो शेयर्स होंगी, शेयर की जाएंगी। एक्सचेंज रेट का हमने बता दिया है कि रुपए की जो कदर है डॉलर और इंटरबैंक में एक खास हद से ज्यादा वो नहीं जा सकती, 1.25% जो आज के रेट पे तकरीबन ₹4 का फर्क बनता है। हुकूमत को 31 जुलाई तक जो बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन करना पड़ेगा, ये अहम शर्त है। और इसके हवाले से नेपरा पहले ही इसका अप्रूवल दे चुका है, इस हुकूमत का नोटिफिकेशन इसका बाकी है। और इसी किस्म की कुछ और शराइत है जिसमें एक शर्त यह भी है कि कामरान हुकूमत को क्वार्टरली जो पाकिस्तान की जो जीडीपी, अभी हम तो सालाना नंबर्स हमें मिलते हैं ना, हुकूमत को क्वार्टरली नेशनल अकाउंट्स के जो नंबर्स हैं वो अब क्वार्टरली जीडीपी के नंबर्स रिपोर्ट करना होंगे। इसकी उन्होंने कोई डेडलाइन वो सेट कर दी है कि ये हमें काम करना है नवंबर तक, नवंबर 2023 तक। ये जो माली साल चल रहा है इसके पहले क्वार्टर के जो नंबर्स हैं, कितनी जीडीपी ग्रोथ हुई नहीं हुई, वो हुकूमत को बताना पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट है और कल अगर ज़ाहिर गवर्नमेंट कहती है कि नहीं जी ये तो आईएमएफ हमारे से ज्यादती कर रही है, तो आई थिंक ये मौका उनको फिर फराहम नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर आपने खुद अगर उनकी शराइत पर एग्री किया है तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन पर अमल दरामद करें। जब हम नहीं करते और इल्ज़ाम उल्टा आईएमएफ को देते हैं तो फिर यकीनी तौर पर वो कहने में हक बजानिब हैं कि हम पर वो ट्रस्ट नहीं कर सकते। बहरहाल यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा का जो दौरा पाकिस्तान है उसमें क्या कुछ हुआ। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। पॉलिसी, अब जो आर्मी चीफ जो भी फॉरेन डिग्नेटरी से मिलते हैं, एम्बेसडर्स हों और मिलते रहते हैं, माजी के बरक्स अब उसकी कोई वो प्रेस स्टेटमेंट या वो कोई चीज जारी नहीं करती, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट वो चीज थी। ये जो आर्मी चीफ से मीटिंग हुई है ये क्या इस तनाजुर में हुई है कि कुछ जो रिपोर्ट्स आई हैं कि पाकिस्तान थ्रू अ थर्ड कंट्री यूक्रेन को हथियार या कोई असला फराहम कर रहा है, तो इज इट करेक्ट या कि इसका कोई और कॉन्टेक्स्ट था? देखें, ये तो हमें नहीं पता कि उस मुलाकात में क्या हुआ, क्योंकि दोनों साइड से इसके बारे में ऑफिशियली कुछ कहा नहीं गया। लेकिन अदर देन दैट, आप अभी की छोड़ दें, वो जो आर्म सप्लाई की बात तो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान और यूक्रेन के आपको पता है कि बड़े लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस कोऑपरेशन है। जब से यूक्रेन को आज़ादी मिली, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पाकिस्तान और यूक्रेन के एस्टैब्लिश हुए। गालिबन 93 से लेके अब तक पाकिस्तान ने $1.6 बिलियन के जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो यूक्रेन से खरीदा है, और ख़ास करके T-80 मेन जो बैटल टैंक हैं पाकिस्तान ने यूक्रेन से खरीदे हैं। और एट वन पॉइंट पाकिस्तान यूक्रेन का वन ऑफ द मेन कस्टमर था जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट हम वहाँ से करते थे। तो ये एक अदर देन इवन रशिया को निकाल भी नहीं, तो हमारी एक लॉन्ग स्टैंडिंग कोऑपरेशन है। रही बात कि पाकिस्तान क्या मौजूदा तनाजुर में कोई हथियार सप्लाई कर रहा है किसी तीसरे मुल्क के जरिए या बराह रास्त, तो ये सवाल मैंने किया फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी से, और उन्होंने क्या जवाब दिया आइए सुनते हैं।
like this opportunity to reiterate that we find it regrettable that certain media outlets have tried to publish unfounded reports alleging military supplies to Ukraine. Since the war began, we have not concluded any agreement for defense supplies to Ukraine, keeping in view our principled, consistent and non-partisan position. और इस मौके पर जो यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया, पर्टिकुलरली इस सवाल के ऊपर कि क्या रूस के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान किसी किस्म के हथियार यूक्रेन को फराहम कर रहा है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? I can confirm that there are no contracts or intergovernmental arrangements between Ukraine and Pakistan in this area. The military technical cooperation that we have dates back to the contracts signed in 1990. जी, जवाब सुने आपने दोनों पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के और यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा के, तो उसमें तासुर यही था कि बड़ा दोनों तरफ से बड़ा कैलकुलेटेड जवाब दिया गया और लगता है कि दोनों की इस हवाले से अंडरस्टैंडिंग थी। और एक एतबार से पाकिस्तान तो पहले से कह ही रहा है कि हम बिल्कुल हथियार फराहम नहीं कर रहे यूक्रेन को, लेकिन जो यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने इस बात को इंडोर्स किया। उन्होंने कहा कि हमारा पाकिस्तान के साथ जो कोई बराह रास्त इस तरह का अरेंजमेंट नहीं है। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर जिक्र किया कि पाकिस्तान के साथ हमारे जो दिफाई ताल्लुकात हैं इट डेट्स बैक टू 1996, तो वो उन्होंने जिक्र किया। अब इसके अंदर जो मैंने कहा ना कि बड़ा वज़ीर ख़ारजा जो बिलावल हैं उन्होंने भी ये कहा कि हमारा जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है कोई नया अग्रीमेंट इनके साथ नहीं हुआ कि हम उनको हथियार सप्लाई करें, और उसकी वजह यह है क्योंकि पाकिस्तान की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि हम इस लड़ाई में इम्पार्शल हैं, हम न्यूट्रल हैं। अब जो सवाल यहाँ पर है इंपॉर्टेंट है, जिसका जवाब नहीं है, जो मैं बात करने लगा हूं कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कह रहे हैं कि इस चीज को करने के लिए कि शायद थर्ड पार्टी के जरिए पाकिस्तान जो है वो यूक्रेन को असला फराहम कर रहा है, और उसमें नाम जो आ रहा है वो बरतानिया का आ रहा है कि शायद बरतानिया ने कुछ असला पाकिस्तान से वो खरीदा और खरीद कर जो है वो फिर यूक्रेन को दिया। तो उस पाकिस्तान का तो कोई रोल ना हुआ ना, ये तो पाकिस्तान तो ये कहता है कि हम बराह रास्त उनको किसी तरह का असला फराहम नहीं करें, और अगर कोई तीसरा मुल्क, जब हम किसी और मुल्क को हथियार बेचते हैं और वो मुल्क अगर दो के वो कहते हैं कि एंड यूजर एग्रीमेंट भी होता है, लेकिन अगर उसको वायलेट कर रहे हैं तो पाकिस्तान जाहिर है कि उसको देख सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जाहिर है कि पाकिस्तान का ख्याल है कि ये पाकिस्तान के जो मुखालफीन हैं, जो हमारी एक न्यूट्रल पोजीशन है, उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं। हम तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में इस हवाले से रिपोर्ट्स हैं कि शायद पाकिस्तान बराह रास्त ना सही लेकिन किसी तीसरे मुल्क के जरिए में भी हो सकता है कि ये उनको असला फराहम कर रहा हो। लेकिन इसके अंदर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब कल जो हुआ भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दो वाक़े हुए। एक वाक़े तो ये हुआ कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जो रूस के सहाफ़ी भी मौजूद थे, वहाँ पे रेगुलर वो ब्रीफिंग्स में आते हैं, तास उनकी न्यूज़ एजेंसी है, तो उनको वहाँ पर बैठने नहीं दिया गया, वो वहाँ पे मौजूद थे। और हुआ कुछ यूं कि जब यूक्रेन के जो एहलकार हैं उनको पता लगा कि इधर यहाँ पर रूस के एक सहाफ़ी मौजूद हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से दरख्वास्त की कि हम चाहते हैं कि रूस के सहाफ़ी यहाँ पे मौजूद ना हो, और फिर दफ्तर खारजा के स्टाफ को कह के उनसे कहा गया कि वो यहाँ से चले जाएं। और उस पर इज़हार है कि पाकिस्तान के जो सहाफ़ी थे उन्होंने एहतजाज भी किया कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, अगर वो वहाँ पे मौजूद हैं तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। फिर जो रशिया की एम्बेसी है उन्होंने एक ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि हम इस पर एहतजाज करते हैं और पाकिस्तानी वजारत खारजा से हमने वजाहत मांगी है, लेकिन रात गए वो ट्वीट डिलीट हो गया, क्योंकि जो मेरी इतलात हैं कि पाकिस्तान ने रीच आउट किया, उन्होंने कहा कि ये गलतफहमी हो गई थी, उसको पैचअप करने की कोशिश की, क्योंकि उससे चीज़ें काफ़ी ख़राब हो रही थी। एक तो ये डेवलपमेंट हुई है, दूसरा इसी हफ्ते जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने एक, आप कह सकते हैं कि जो काइंड ऑफ एक फेयरवेल जो डिनर दिया था तमाम जो डिप्लोमेटिक मिशंस के हेड्स हैं, उसमें चीन, अमेरिका, इवन के भारत के जो चार्ज डी अफेयर हैं उन्होंने भी शिरकत की। लेकिन एक जो शख्सियत हैं वो मिसिंग थे, और वो थे रूस के जो सफ़ीर हैं। ना वो खुद शरीक हुए और ना ही उनकी तरफ से, रूस की एम्बेसी की तरफ से कोई नुमाइंदा उन्होंने शिरकत की। मैंने रूस के पाकिस्तान में थे, जो मुझे दफ्तर खारजा से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि वो अवेलेबल नहीं थे जब उन्होंने किया तो, और वो कह रहे थे कि ये जो इनविटेशन था ये नॉन ट्रांसफरेबल था, मतलब सिर्फ एम्बेसडर ही अटेंड कर सकते थे। लेकिन जो मुझे पता चला कि कई ममालिक के एम्बेसडर के अलावा उन्होंने नॉमिनेट किया अपनी जगह पे जो डेप्टी थे या जो भी नुमाइंदा, उन्होंने भी शिरकत की, तो ये बात भी ठीक नहीं है। जो मैंने जो रूस का यहाँ पे सफारतखाना है वहाँ से पता किया तो उन्होंने ये कहा कि इन दिनों जो रूस के जो
सफ़ीर हैं वो वेकेशंस पर हैं, पाकिस्तान में है। इस बात की उन्होंने तस्दीक की, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि आपकी शायद नाराज़गी है पाकिस्तान से कि यूक्रेन के जो वज़ीर ख़ारजा आए हैं, तो उस पर उन्होंने कोई कमेंट करने से माजरत की। लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ा सा जो रूस है वो अपसेट जरूर है, क्योंकि उनको भी जाहिर है कि जब हम इन रिपोर्ट्स की बात करते हैं। कामरान, लास्टली एक जो ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव है, जो ये अपने जो ग्रेन्स हैं वो यूक्रेन था वो एक्सपोर्ट कर सकता था बावजूद इसके कि वो वहाँ पे वॉर चल रही थी, और रशिया ने उस पर एग्री भी किया था। तो प्रोबेबली इस तरह की इतलात आ रही हैं कि रशिया ने विड्रॉ कर लिया। तो इसके हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान भी जो गंदम है वो इंपोर्ट करता है, शायद इस साल हमें जरूरत ना पड़े, हमारी बम्पर क्रॉप है, बट स्टिल वी कैन इंपोर्ट। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट में जो फूड प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये ब्लैक सी इनिशिएटिव था जिसको यूनाइटेड नेशंस, तुर्की, यूक्रेन और रशिया जो है इनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था पिछले साल जुलाई में, जिसमें एक सेफ पैसेज दिया गया था कि जो बरामदात हैं, खास करके ज़रई अजनास हैं, यूक्रेन क्योंकि दुनिया में वो मुल्क है जो बाकी दुनिया में बरामद करता है जो ज़रई अजनास है, उसमें गंदम भी है, बाकी अजनास भी हैं, तो उनको एक सेफ पैसेज दिया गया था। लेकिन इसी हफ्ते जो रशिया है उसने उससे विड्रॉ कर लिया है, और उन्होंने टारगेट भी किया है वहां पर जो पोर्ट्स जहां से इस तरह की शिपमेंट हो रही थी, और उन्होंने ये कहा है कि जो भी शिप्स होंगे इस तरह की बरामदात के लिए वहां पे आएंगे तो उनको एज अ मिलिट्री टारगेट लिया जाएगा। तो ये भी एक इशू था जो यूक्रेन और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान उसमें डिस्कशन हुई। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की मदद मांगी, और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि वो बिल्कुल चाहते हैं कि ये डील जल्द रिवाइव हो, और इसके लिए वो यूएन के सेक्रेटरी जनरल, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और रूस के वज़ीर ख़ारजा से बात करेंगे, क्योंकि अगर ये बरामदात वाला जो मामला है वो हल नहीं होता तो उससे पाकिस्तान भी मुतासर हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो फूड की प्राइसेस हैं फिर वो ऊपर चली जाएंगी। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।